नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं यूनिट 1 पेपर 1 का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है। उसकी ये 12वीं क्लास है और उसका 12वीं क्लास का भी ये चौथा पार्ट है, जिसमें हम देखने वाले हैं शिक्षण की विधियों के बारे में। अगले 3 पार्ट्स में भी हमने शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ा है और ये आज का जो पार्ट है वो अब लास्ट होगा शिक्षण की विधियों के बारे में। हमने काफ़ी सारी शिक्षण की विधियाँ देख ली है, तो चले दोस्तों देखते हैं आगे कौन सी विधियाँ अभी बाकी है उसके बारे में देखते हैं। उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है आपको पता ही होगा। इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए देखते हैं शिक्षण की विधियों के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षण की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि हमने क्या देखा था कि शिक्षण की विधियों के भी 2 प्रकार थे, प्राचीन विधियाँ और नवीन विधियाँ। प्राचीन विधियाँ में आपको पता होगा जो पहले के समय में जिस विधियों का उपयोग करके पढ़ाया जाता था उन विधियों को हम क्या कहेंगे, प्राचीन विधियाँ कहेंगे। और नवीन विधियाँ जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अभी के न्यू सिचुएशन में जो यूज़ की जाती है उसे हम नवीन विधियाँ कहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। अभी हमने प्राचीन विधियों के बारे में भी काफ़ी जान लिया है, नवीन विधियों के बारे में बहुत कुछ विधियाँ भी देख ली है। अब ये लास्ट वीडियो होगा शिक्षण की विधियों के बारे में, उसमें भी ये नवीन विधियों के बारे में ही वीडियो है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी बाकी रह गई थी। संगोष्ठी विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, सेमिनार मेथड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेमिनार मेथड किस टाइप की होती है। तो इस विधि में क्या होता है, विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। यानी कि सेमिनार मेथड जो होती है उसमें क्या किया जाता है, जो भी विषय के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको बुलाया जाता है और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, परिचर्चा करते हैं, यानी कि डिस्कशन करते हैं। ओके, तथ्यों के प्रति परिचर्चा के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। यानी कि क्या किया जाता है, तथ्यों के प्रति जो परिचर्चा यानी कि डिस्कशन के माध्यम से विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों का क्या किया जाता है, गहन आकलन किया होता है। यहाँ पर इस विधि में क्या होता है, तथ्यों का गहन आकलन होता है। ये थी संगोष्ठी विधि। ओके, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि संगोष्ठी विधि में विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उन विषय को सिखाया जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं पात्र अभिनय विधि, रोल प्लेइंग मेथड। तो रोल प्लेइंग मेथड के बारे में आपको थोड़ा सा तो नाम पर से ही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का होता है। तो देखिए, आपने कभी आपके गांव या शहर में कोई भवाई वगैरह देखी होगी या फिर कोई आपने अपनी कॉलेज में किसी का नाटक देखा होगा, है ना। तो जब हम कॉलेज स्कूल वगैरह में क्या करते हैं, नाटक करते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी व्यक्ति का नाटक करना है यानी कि रोल करना है, तो आप क्या करेंगे, खुद वो व्यक्ति बन जाएंगे, है ना। थोड़ी देर के लिए जब तक नाटक चलेगा तब तक आप क्या करेंगे, वो व्यक्ति बन जाएंगे और फिर उनका जो भी पात्र होता है, उनका जो भी रोल होता है वो अपने अंदर वो ला देते हैं। उनकी आवाज़ में बात करते हैं, उनकी स्टाइल में आप बात करते हैं, है ना। और उस समय तो हमें ये लगता है कि चलिए मान लीजिए एक यहाँ पर एक अजय भाई है जो रामायण का पात्र में राम का पात्र रोल कर दे रहे। और यहाँ पर एक है ये श्याम भाई है, इसे हम श्याम भाई बना देते। ओके, श्याम भाई है वह हनुमान का रोल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक नाम और ले लेते हैं, नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर सुंदर नाम है, सुंदर लाल है। ओके, ये सुंदर लाल है और सुंदर लाल है वो रावण का वो रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो सुंदर लाल है वो रावण के रूप में आ जाएंगे, रावण के रूप में बात करेंगे, है ना।
तो उनका जिस तरीके से रावण बोल रहा था, जिस तरीके से रावण का बिहेवियर था, वो सब कुछ अभी के नाटक के टाइम पे सुंदरलाल में हमें रावण के सारे गुण दिखने लगेंगे, है ना। वैसे सुंदरलाल बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, फिर भी वो रावण का अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें उस टाइम के लिए क्या होता है कि ये सुंदरलाल है वो क्या है, रावण ही है। अब मान लीजिए अजय है, वो अजय बुरा लड़का है लेकिन उसे राम का रोल मिला है, तो हम उस टाइम कुछ टाइम के लिए, जिस टाइम तक वो नाटक चल रहा है तब तक हम क्या बोलेंगे, ये अजय तो बहुत ही अच्छा नेक इंसान है, यानी कि क्यों, क्योंकि वो राम के रूप में है ना। लेकिन जैसे ही नाटक पूरा हो जाएगा तो अजय जो बुरा था वो बुरा ही रहने वाला है, सुंदरलाल जो अच्छे थे तो वो अच्छे ही रहने वाले, ओके, भले उन्होंने रावण का रोल प्ले किया हो। तो इस तरीके से पात्र अभिनय विधि को यूज़ किया जाता है। अब उसके बारे में आगे देखते हैं। जब कभी भी कोई भी शिक्षक तथ्यों की समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी व्यक्ति या पात्र का क्या करते हैं, आरोपण अपने अंदर कर लेता है और समस्या का क्या करता है, समाधान करता है। कोई ऐसा टॉपिक है बहुत हार्ड है, बच्चों को सिखाना बहुत हार्ड होता है, तो उस टाइम पे अगर उसे नाटक के रूप में अगर वो टॉपिक पढ़ाया जा सकता है तो आप क्या करेंगे, टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, बच्चों को उनकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उसे रोल दे देंगे और उस रोल को प्ले करने के लिए कहेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। आप भी देखिए, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आपको मूवी का पूरा मान लीजिए आपने 100% मूवी देखी है तो अभी आपको 80% मूवी तो याद ही रहती है ना। उनका डायलॉग भी याद रहता है। कुछ लोग तो बहुत दिनों तक वही डायलॉग बोलते रहते हैं, घर में ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना, कोई हो या ना हो लेकिन ऐसे ही डायलॉग बोलते रहते हैं। तो ये क्या है, तो 100% में से आपको 80% याद रहती है मूवी। क्यों रहती है, क्योंकि वो रोल प्लेइंग मेथड से की जाती है, ओके। तो जिस तरीके अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आप शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ो और याद रखो, तो आप अगर बुक में से कुछ पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, आप शिक्षण की विधियों के बारे में अगर बुक में से पढ़े तो आपने 100% पढ़ा होगा ना, तो आपको 30% ही याद रहेगा। कितना, 30% ही याद रहेगा। फिर आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा, तीसरी बार, 4-5 बार आप पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में वो शिक्षण की विधियाँ यानी कि टीचर मेथड आपके माइंड में घुसेगी, ओके। लेकिन यहाँ पर मूवी में ऐसा नहीं होता। मूवी में एक ही बार में 80% याद रहता है। क्यों, क्योंकि रोल प्ले मेथड जो होती है उसमें क्या होता है कि हमें अच्छे से याद रह जाता है, पूरा चित्र के साथ हमें याद रह जाता है। इसके लिए वो क्या लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो यहाँ पर नाट्य में रूपांतरण किया जाता है और यहाँ पर क्या होती है, सहभागिता भी होती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी भी प्रवृत्ति में अगर इन्वॉल्व नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, उसे भी इन्वॉल्व करेंगे और उसे भी अगर टीचर अगर उसे प्रोत्साहित करता है, बच्चे प्रोत्साहित करते हैं, तो वो बच्चा भी अगर भले ही लास्ट बेंच पर बैठा होता है लेकिन फिर भी उसमें भी बहुत सारी शक्तियाँ पड़ी होती है, तो वो बच्चा भी आगे आएगा और थोड़ा करके वो भी ट्राई करेगा और वो भी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सहभागिता भी होती है, पात्रों में बदलाव भी होता रहता है। देखिए यहाँ पर जो रावण था वो दूसरी बार अगर रावण के रोल में वो अच्छा नहीं लगता है तो दूसरी बार वो राम भी बन जाता है, और राम के रोल में जो व्यक्ति था वो अच्छा नहीं लग रहा था तो वो रावण भी बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पात्रों में बदलाव भी होता है, ओके। तो ये थी हमारी पात्र अभिनय विधि यानी कि रोल प्लेइंग मेथड के बारे में बात। अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे की विधि है अवधारणा मानचित्रण विधि, जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड में क्या होता है, तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि 1984 में आसुबेल ने इस विधि का क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो आपको ये याद रखना है कि 1984 में आसुबेल ने क्या किया था, जो कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड है उसका प्रारंभ किया था। तथ्यों का व्यापक वर्णन करके समस्या का समाधान किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग शब्द को याद करेंगे तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कोई शब्द है
तो उस शब्दों को हम उस शब्द का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके माइंड में तो आप उन बात को अच्छे से समझ सकेंगे। लेकिन देखिए आपके माइंड में उस शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, आप उन तथ्यों को, उन टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसे ही हम कॉन्सेप्ट मैपिंग मेथड कहते हैं। उसके बाद देखते हैं मूल्यांकन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन मेथड। ओके, तो इवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है कि पहले कोई भी विधि का यूज़ किया जाता है। जितनी भी हमने अभी तक विधियाँ पढ़ी है उन विधियों में से किसी भी विधि का पहले उपयोग किया जाता है और उसके बाद ये इवैल्यूएशन मेथड है जो मूल्यांकन विधि है उसका उपयोग किया जाता है और इसे समीक्षा विधि भी कहते हैं। ओके, तो देखिए मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने लेक्चर मेथड का यूज़ किया। क्या लेक्चर मेथड का आपने यूज़ किया, तो लेक्चर मेथड के यूज़ करने के बाद अब आपको ये जानना है कि बच्चा कितना सीखा है। तो उसके लिए आप कितना सीखा है उसकी बात जानने के लिए आप क्या करेंगे, इवैल्यूएशन मेथड का यूज़ करेंगे और मूल्यांकन विधि को अपनाएंगे। मूल्यांकन के द्वारा आप क्या करेंगे, ये पता लगाए कि बच्चे को बच्चा इतना सीखा है या फिर बच्चा ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट है वो सीख नहीं पाया है। तो ये है मूल्यांकन विधि। इसके बाद देखते हैं सादृश्यमूलक विधि, एनालॉजिकल मेथड। अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। ओके, तो इस बार भी शायद इस बार भी था पेपर 1 में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस था। अब देखिए सादृश्यमूलक विधि को या फिर सादृश्यमूलक तर्क के बारे में भी आपको अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो दोनों में अंतर सिर्फ ये विधि है, ये मेथड है, वो लॉजिक है। ओके, इतना ही फर्क होता है, बाकी सेम होता है। तो आपको इस विधि के आधार पर आप सादृश्यमूलक तर्क को भी समझ सकते हैं। तो चले देखते हैं, जब कभी भी कोई भी शिक्षक एक तथ्य का प्रतिपादन करके दूसरे तथ्य का प्रतिपादन करता है, यानी कि मान लीजिए टीचर ने ये फैक्ट पढ़ाया और ये फैक्ट पढ़ाने के बाद, ये फैक्ट सिखाने के बाद वो दूसरा फैक्ट सिखाता है और क्या करता है, इसके सिखाने के बाद इसके ही जैसा कोई और फैक्ट सिखाता है तो और उससे क्या करता है, समस्या का समाधान किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, सादृश्यमूलक विधि कहेंगे। ओके, देखिए मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल ये देखिए, पहले ये देख लेते, वैसे जैसे शब्द का जहाँ पर यूज़ होता है या फिर इसी प्रकार उसी प्रकार ऐसे शब्द का उपयोग होता है तो उसे हम सादृश्यमूलक विधि कहेंगे, या फिर सादृश्यमूलक तर्क भी इसी तरीके का होता है। ओके, वो हम आगे पढ़ेंगे, जब लॉजिक का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि सोने के टुकड़े करने से सोने की क्षमता में, शक्ति में क्या होती है, सोने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। ओके, सोने के टुकड़े करने से सोने की शक्ति में क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। उसी तरह जैसे हीरे के टुकड़े किए जाते हैं और हीरे की शक्ति कम पड़ जाती है। देखिए ये एग्जाम्पल है। पहले मैंने क्या बताया कि सोने के टुकड़े करने से उनके क्षमता में क्या हो जाती है, उनकी शक्ति में कमजोरी आ जाती है। तो उसी तरह जिस तरह से हीरे के टुकड़े किए जाते हैं तो हीरो की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमने जो सोने के टुकड़े का, मान लीजिए सोने के टुकड़े का एग्जाम्पल लिया, उसको किसके साथ कंपेयर किया, हमने हीरे के टुकड़ों के साथ कंपेयर किया। जिस तरीके से हीरे के टुकड़े अगर किए जाते हैं तो उसकी क्षमता कैसे हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। उसी तरह से सोने के भी टुकड़े अगर किए जाए तो सोने के टुकड़े करने से उनकी क्षमता क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती। तो हमने हीरे की कंपेयर किसके साथ की, सोने के साथ ही। तो जब एक तथ्य को टीचर सिखाता है और उसकी कंपेयर वो दूसरे तथ्य को सिखाने के वक्त करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सादृश्यमूलक विधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे देखिए घर तो कमरा तो पुस्तक तो क्या होगा।
अब आप भी सोचिए, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है। ओके, चले यहाँ पर घर तो कमरा तो पुस्तक तो क्या होगा, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं समीक्षा नीति संबंधित विधि। देखिए, समीक्षा नीति संबंधित विधि, इसे हम क्या कहते हैं, रिव्यू स्ट्रेटेजी मेथड। तो रिव्यू स्ट्रेटेजी मेथड में क्या होता है कि जिस विषय में कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रगति का क्या होता है, लेखा जोखा रखा जाता है। तो जिस विषय में कक्षा में जो चल रहा अध्ययन अध्यापन की प्रगति है, उसका क्या किया जाता है, लेखा जोखा रखा जाता है। उस विधि को हम क्या कहते हैं, समीक्षा नीति संबंधित विधि कहते हैं। शिक्षक केंद्रीय विधियों को समीक्षा नीति विधि कहते हैं। तो ये शिक्षक केंद्रित जो विधियाँ होती है, जिस तरीके से व्याख्यान पद्धति होती है ना, तो व्याख्यान पद्धति में क्या होती है, लेक्चर मेथड यही तो होती है कि शिक्षक केंद्रीय होती है, जहाँ पर शिक्षक का स्थान ज़्यादा होता है। ओके, तो ये जो शिक्षक केंद्रीय विधियाँ है उसे हम क्या कहेंगे, समीक्षा नीति विधि कहते हैं। शिक्षण विधि में कमियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में ये विधि हमें सहायता देती है। यानी कि शिक्षण की जो विधियाँ है उसमें अगर कोई कमियां हैं या तो फिर उसमें कमियां हैं तो उसका उपचार करना ज़रूरी होता है, तब ये विधि हमें सहायता करती है। उच्च कक्षाओं के लिए ये क्या है, ज़्यादा उपयोगी होती है। लिखित और मौखिक दोनों रूप से इसे क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कार्यक्रम अनुदेशन विधि, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड को देखते हैं कि शिक्षण की यह विधि शैक्षणिक कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्व है। यानी कि इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ये होता है कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका फीडबैक देना आवश्यक होता है। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षण की यह विधि शैक्षणिक कार्य की जो प्रगति है कि बच्चा कितना सीखा है उसके बारे में जानने के लिए वो क्या करता है, नियमित रूप से उसका फीडबैक दिया जाता है। शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि छात्र की जो भूमिका है वो सक्रिय भूमिका को यहाँ पर सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद देखते हैं, इस विधि को किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि को किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी कि अध्ययन अध्यापन करने के लिए इस विधि को प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, यह उच्च स्तर पर संरचित पद्धति का एक उदाहरण, यानी कि ये उच्च स्तर पर संरचित पद्धति का एक उदाहरण है। यह तार्किक क्रम पर आधारित है। यह विधि जो है वो क्या है, तार्किक क्रम पर आधारित है। इसमें छात्र प्रत्येक चरण के बाद तुरंत ही प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि छात्र प्रत्येक चरण के बाद तुरंत ही उसे फीडबैक प्राप्त करने में यहाँ पर छात्र क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। कुछ समय बाद छात्रों में प्रेरणा का स्तर कम होने की संभावना रहती है। अब देखिए, इस विधि की जो दोष है उसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ समय तक तो छात्र को सक्रिय रखा जा सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो जाता है कि उसका जो प्रेरणा का स्तर है वो क्या हो जाता है, कम होने की संभावना यहाँ पर रहती है। विद्यार्थियों के मध्य अरुचिपूर्ण साबित हो सकती है। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थियों के मध्य अरुचिपूर्ण साबित हो सकती है, यानी कि बच्चों को कभी कभी उसे इसमें अरुचि भी पैदा हो सकती है। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर आधारित विधि। तो कंप्यूटर आधारित विधि के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसे हम कहेंगे कंप्यूटर बेस्ड मेथड कहेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड मेथड के बारे में। इस विधि का उद्देश्य क्या होता है कि कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा की पद्धति
उसको सुव्यवस्थित ढंग से उसको क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है, यानी कि बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी बच्चे को सिखाया जाता है उसे वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पुस्तक की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली होता है ये जो विधि है, जो कंप्यूटर के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आपको पता ही होगा कि पुस्तक अगर आप बुक कोई पढ़ रहे हैं तो उससे ज़्यादा अगर आप कंप्यूटर में कुछ सीख रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा याद रहेगा। यानी कि पुस्तक की तुलना में क्या होता है, ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है। सही जानकारी प्राप्त करने में लिए अधिक विकल्प होते। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको कोई सही जानकारी चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि आप नेट का यूज़ करके उसमें जाकर कंप्यूटर का यूज़ करके नेट ओपन करके गूगल ओपन करके आपको जो भी जानकारी चाहिए, सही जानकारी आपको उस पर से मिल सकती है। छात्रों की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की स्थिति भी बनी रहती है। यहाँ पर देखिए, खुद की आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर जाकर कोई भी बातें सीखेगा और उसको फीडबैक भी अच्छे से मिलता रहेगा। अधिक लचीलापन और नियंत्रण भी होता है। इसमें क्या होता है, लचीलापन भी होता है और नियंत्रण भी होता है। अनुकरण, अभ्यास, मॉडलिंग जैसे कार्यों के लिए ये क्या है, अधिक प्रभावी होते हैं। यह अवैयक्तिक और महंगी है। अब देखिए, इसके दोष के बारे में बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड जो मेथड है उसका क्या होता है, वो अवैयक्तिक होती है, ओके, और महंगी भी होती है। यानी कि अगर आपको कोई कंप्यूटर घर पे लाना है तो आपको आई थिंक 20,000 के आसपास ही आपको कोई कंप्यूटर मिलेगा, ओके। तो कंप्यूटर वो 20,000 हमारे लिए अभी तक तो महंगे ही हो गए, ओके। जो लोग जिनके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों के लिए तो कुछ महंगा नहीं होगा, लेकिन जिनके पास मनी प्रॉब्लम है उनको ये क्या होगा, महंगा पड़ेगा, ओके। और सुव्यवस्थित संरचना का होना भी यहाँ पर क्या होता है, आवश्यक होता है। यानी कि यहाँ पर नेट वगैरह चलता होना चाहिए, ओके। या फिर अगर आप नेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी अच्छे से चलना चाहिए, ओके। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखी जाती हैं। उसके बाद देखते हैं परस्पर संवादी या तो संवादात्मक वीडियो विधि, यानी कि इंटरैक्टिव वीडियो मेथड। अब इंटरैक्टिव वीडियो मेथड में क्या होता है कि यह विधि छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषय, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी और उसके संशोधनात्मक उपाय सरलता से आपूर्तित करने में सक्षम होती है। यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषय, मुद्दों की जो मुद्दों या फिर उनकी जो बच्चों की समस्याएं होती है उनकी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर से यहाँ पर मिलती है। अपने परिणामों की प्रतिपुष्टि तुरंत ही कर पाते हैं बच्चे, अपनी जो भी समस्या उसका फीडबैक भी वो तुरंत कर पाते हैं, ओके। यानी कि उनकी जो समस्या है उनका जो परिणाम निकलता है उन परिणामों के फीडबैक भी उन्हें तुरंत ही यहाँ पर मिल जाते हैं। किसी भी विषय से संबंधित जानकारी रैंडमली तरीके से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यानी कि अगर बच्चे को किसी भी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो रैंडमली तरीके से यहाँ पर क्या होती है, आसानी से वो जानकारी मिल पाती है। छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता में भी क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। यानी कि छात्र खुद से निर्णय लेना भी इससे सीखते हैं और इनकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसमें भी क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। देखिए, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फिल्म, ऑडियो के रूप में इसे ग्रहण किया जा सकता है। इसे किस रूप में ग्रहण किया जा सकता है, तो इंटरैक्टिव वीडियो मेथड के आधार पर किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी समस्या को या फिर किसी भी तथ्य को टेक्स्ट के रूप में, ग्राफिक्स, फिल्म के रूप में या फिर ऑडियो के रूप में आप क्या करते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। समय के साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या होता है कि समय के साथ संसाधनों की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। छात्रों के पसंद की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये उनके दोस्त हैं
तो उसमें क्या है कि छात्रों की पसंद की जो अध्ययन सामग्री होती है वो यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सकती नहीं है। यहाँ पर आगे से जो भी कंटेंट या फिर जो भी विषय वस्तु, जो भी विषय सामग्री भेजी जाती है उसे ही हम देख सकते हैं। खुद से छात्र अपनी पसंद से वहाँ पर अध्ययन सामग्री उसमें उपलब्ध नहीं कराई जाती है। छात्रों के संदेह को पूर्ण रूप से दूर करने में ये क्या है, सक्षम नहीं है। ओके, तो छात्रों के मन में जो भी डाउट होता है उन डाउट को वो क्लियर वहाँ पर नहीं किया जाता है। तो ये थी इंटरैक्टिव वीडियो मेथड। उसके बाद देखते हैं पर्यवेक्षण निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही अच्छी है, चलिए देखते हैं। तो छात्र केंद्रित विधि है। ओके, पहले तो ये जान लीजिए कि ये क्या है, छात्र केंद्रित विधि है। छात्रों की पूर्व सक्रियता को सुनिश्चित करती है, यानी कि छात्रों की पूर्व सक्रियता को सुनिश्चित करती है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, छात्र सक्रिय रहते हैं। कला और विज्ञान में इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि कला और विज्ञान में ज़्यादा ये लोकप्रिय है ऑब्जर्वेशन विधि। इस विधि से छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का संचार होता है। अब देखिए, आपने बच्चे को अगर ऑब्जर्वेशन विधि का यूज़ कहाँ पर हो सकता है। देखिए, आप बच्चों को लेबोरेटरी में बच्चे को बोलते हैं कि ये कोई आप एक एक्सपेरिमेंटल कीजिए, यानी कि एक प्रयोग कीजिए। अब बच्चा प्रयोग करेगा तो क्या करेगा, उसका ऑब्जर्व भी तो करेगा। ऐसे ही आंखें बंद करके तो वो प्रयोग करने वाला नहीं है ना। तो वो ऑब्जर्व करेगा और ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग ही वो कुछ कह पाएगा कि ये हमने ये किया तो इसका रिजल्ट हमें ये मिला। ओके, तो इस तरीके ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है। तो वो क्या होता है, उसमें बच्चा कैसा होता है, सक्रिय रहता है। और ये जो बच्चों के लिए जो स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति होती है, खुद से सीखने की प्रवृत्ति का इसमें क्या होता है, संचार होता है। छात्रों की क्षमता के अनुसार अध्ययन अवसरों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर छात्र की जो क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग उसे अवसर भी दिए जाते हैं, यानी कि सीखने के लिए उसे अवसर प्रदान किए जाते हैं। मान लीजिए बच्चे को कुछ नहीं आता है तो आप उसे कोई एक्टिविटीज़ खुद से करने के लिए कह देंगे तो बच्चा खुद से करेगा। और जब बच्चा खुद से करता है तो वो ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करके वो कुछ सीखता है। तो यहाँ पर उसकी क्षमता के अनुसार अध्ययन अवसरों की प्राप्ति भी होती है। शिक्षक छात्र के बीच में क्या होती है, सहभागिता का उच्च स्तर स्थापित होता है, यानी कि बच्चा जब खुद से सीखता है और टीचर भी उसमें थोड़ी थोड़ी सी उन्हें गाइडशिप करते रहते हैं, यानी कि गाइड देते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे और शिक्षक के बीच में भी घनिष्ठता बनी रहती है और उन दोनों के बीच में क्या होती है, सहभागिता का जो स्तर होता है वो क्या हो जाता है, उच्च स्तर हो जाता है। ओके, उच्च कक्षा के बच्चों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा ऑब्जर्वेशन करने के लिए बच्चों के किस कक्षा के बच्चों को यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उच्च स्तर के जो बच्चे होते हैं उनमें ऑब्जर्वेशन की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बड़े बच्चे यानी कि उच्च कक्षा के बच्चों के लिए इस विधि का यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र की शिक्षा देना इस विधि से संभव नहीं है, ये उसका दोष है। इस विधि का एक दोष है, ये है कि राजनीति शास्त्र और नागरिक शास्त्र जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उसका शिक्षा देना यहाँ पर संभव नहीं होता है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है अन्वेषण अनुमानी विधि, यानी या तो इसे हम कहेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड। क्या कहेंगे, ह्यूरिस्टिक मेथड। अब देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। तो इस विधि को H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब इस विधि को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इस विधि को H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस विधि में छात्र बिना सहायता प्राप्त किए अपनी समस्या का समाधान ढूंढता है। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को कोई समस्या दी जाती है तो उसे कोई भी हेल्प नहीं करता है, बच्चे को किसी से हेल्प भी नहीं लेनी है, खुद से ही अपनी समस्या का क्या करना है, समाधान ढूंढना होता है। यही इस विधि का उद्देश्य होता है।
छात्रों को यहाँ पर क्या सक्रिय रखती है विधि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है और स्वयं द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल देती है। यहाँ पर देखिए छात्र कैसे होते हैं, यहाँ पर छात्र सक्रिय रहेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये विधि बच्चों को विकसित करती है और स्वयं द्वारा ज्ञान प्राप्ति पर बल देती है, यानी कि बच्चा खुद से सीखेगा, खुद से अपनी समस्या का क्या करेगा, समाधान ढूंढेगा। तो इसमें बच्चा खुद से कोई कार्य करता है। ओके, छात्र में जांच की भावना का विकास होगा। अगर बच्चा खुद से कुछ सीख रहा है, खुद से समस्या का समाधान कर रहा है या तो समाधान ढूंढ रहा है, तो बच्चा उसमें से बहुत सारा कुछ सीखेगा और उसमें क्या होगी, जांच की भावना भी उसके अंदर विकसित होगी। यानी कि बच्चा देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर बच्चा टीवी में कोई आपने देखा होगा तो एक सीरियल आती है CID के, तो ये जो CID की जो सीरियल आती है, मैं अपने बच्चे का ही एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। तो CID की जो सीरियल आती है, तो मेरे बच्चे हैं ना, वो CID की सीरियल रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक देखते हैं। 8 से 9 बजे तक एक एपिसोड आता है, दूसरा एपिसोड होता है 9 से 10 बजे तक। तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, 2 घंटे वो CID देखते हैं। अब देखिए CID में जिस तरीके से वो जो CID वाले होते हैं, जिस तरीके से किसी भी अपराध किसी ने किया है तो अपराधी को ढूंढने के लिए जो युक्ति आजमाते हैं, तो बच्चे ये सब देखते हैं। और फिर मान लीजिए स्कूल कभी कोई ऐसा घर पे कोई ऐसी समस्या खड़ी होती है, तो बच्चा क्या कर, मान लीजिए कि घर पे चाबी खो गई है, तो बच्चे क्या करेंगे, वो जो CID वाले जिस तरीके से युक्तियाँ बनाते हैं ना, उसी तरीके से बच्चे अपने तरीके से सोचेंगे, युक्तियाँ बनेंगे और चाबी ढूंढकर लाएंगे। तो खुद से उन्होंने क्या किया, चाबी जो ढूंढी उन्होंने, वो चाबी उन्होंने किस तरीके से ढूंढी, अपने आप से ढूंढी, अपने समस्या, उन्होंने उस समस्या को अपनी समस्या मान ली और अपने खुद से उन्होंने इस समस्या का क्या किया, समाधान किया, उसका समाधान ढूंढा। तो इसे ही हम ह्यूरिस्टिक मेथड कह सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर बच्चों में क्या हुई, जांच की भावना भी विकसित हो गई। ओके, केवल ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, पर किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया जाए उस पर भी बल दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए बच्चों ने जो चाबी ढूंढी, तो उसके लिए उन्होंने जो CID में देखी थी युक्तियाँ, उन युक्तियों में से अपनी कुछ नई युक्तियाँ ज्वाइंट की और उस चाबी को ढूंढने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने नए ज्ञान को ऐड करके किस प्रकार उस ज्ञान को प्राप्त, यानी कि किस प्रकार चाबी को ढूंढा जा सकता है, उसके उन्होंने आइडियाज़ ढूंढे और आइडियाज़ ढूंढकर उन्होंने चाबी ढूंढी। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ह्यूरिस्टिक मेथड में केवल ज्ञान प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं होता, लेकिन किस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त किया जाता है उस पर भी बल दिया जाता है। छात्रों में खोजी अभिवृत्ति को विकसित कर देती है। ह्यूरिस्टिक मेथड है वो छात्रों में क्या होती है, खोजी अभिवृत्ति जो होती है उसे, यानी कि बच्चों को किसी भी बात के, किसी भी तथ्य को या फिर किसी भी चीज़ को खोजने की जो वृत्ति होती है उसमें क्या करती है, विकसित करती है। उसे करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो किसके आधार पर है, तो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षक छात्र के बीच संबंध में प्रगाढ़ता देखने को मिलती है। शिक्षक और छात्रों के बीच में क्या हो जाती है, उनके रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता हमें देखने को मिलती है। किस स्थिति में देखने को मिलती है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड में देखने को मिलती है। उच्च कक्षा के बच्चों के लिए ये क्या की जाती है, उपयुक्त की जाती है, यानी कि उच्च कक्षा के बच्चों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। इसमें वास्तविक ज्ञान प्राप्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। देखिए यहाँ पर इस विधि का एक दोष है और वो दोष ये है कि यहाँ पर क्या होता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आपको ये बातें अन्वेषण अनुमानी विधि या फिर इसे इंग्लिश में याद रखेंगे तो ह्यूरिस्टिक मेथड को याद रखना है। उसके बाद देखते हैं प्रयोगात्मक विधि, जिसे हम लेबोरेटरी मेथड भी कहते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या होती है, यह विधि भी क्या है, खोज के सिद्धांत पर आधारित है। आप में क्या किए जाते हैं, प्रयोग ही तो किए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ढूंढा जाता है, कुछ ना कुछ शोध की जाती है ना।
तो उसे ही हम क्या खोज के सिद्धांत पर ही आधारित है। किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए खोज द्वारा तथ्यों का पता लगाया जाता है, यानी कि हमें कोई भी किसी भी तथ्य तक पहुंचना है, किसी भी परिणाम तक पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, खोज द्वारा तथ्यों का पता लगाएंगे। इस विधि में छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा स्वयं ही निष्कर्ष निकालकर अवधारणा विकसित करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, छात्र स्वयं से निष्कर्ष निकालकर उसकी अवधारणा यानी कि व्याख्या करते हैं। आगमन विधि का यहाँ पर प्रयोगात्मक स्वरूप है। ये जो विधि है वो आगमनात्मक जो विधि है उसका एक प्रयोगात्मक स्वरूप है। सीखा गया ज्ञान रुचिपूर्ण और स्थायी होता है। प्रयोगात्मक विधि से जो सीखा जाता है वो ज्ञान कैसा होता है, रुचिपूर्ण, यानी कि हमें अच्छा लगता है, रुचि हमें उसमें रस रुचि जागृत करता है, और वो ज्ञान कैसा रहता है, स्थायी होता है। जब आप कोई प्रयोग करके कुछ सीखते हैं ना, तो वो आपको लाइफ टाइम तक आपको याद रहता है। तो ये कैसा है, इस मेथड के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा है तो वो ज्ञान कैसा होगा, स्थायी हो जाएगा। छात्र के ज्ञान में अधिक वृद्धि करता है। इससे छात्र के ज्ञान में तो वृद्धि होने ही वाली है। अगर बच्चा कोई प्रयोग कर रहा है तो जिसके बारे में उसे परिणाम जानना है वो परिणाम तो उसे मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नई बातें भी वो सीखेगा। तो यहाँ पर छात्र के ज्ञान में भी क्या होती है, अधिक वृद्धि होती है। अनुसंधान के साथ साथ तथ्यों, संप्रत्ययों, वैज्ञानिक निष्कर्षों को समझने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अनुसंधान के साथ साथ वो तथ्यों को, बच्चे तथ्यों को, संप्रत्ययों को, वैज्ञानिक निष्कर्षों को भी उसे समझने के लिए यहाँ पर अवसर प्राप्त होते हैं। विज्ञान के महत्व को समझने में ये क्या है, सहायता करता है। आपने देखा होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो प्रयोगशाला में ही तो एक्सपेरिमेंटल करते हैं, है ना। जो भी ढूंढते हैं, जो भी हमें जिन बातों के बारे में हमें भविष्यवाणी करते, तो वो सब प्रयोगशाला में बैठकर ही वो प्रयोग तो करते हैं, है ना। तो ये विज्ञान के महत्व को समझने में सहायता प्रदान करती है। कौन सी विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति केंद्रित विधि है। ये क्या है, व्यक्ति केंद्रित विधि है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो नवीन विधियों के बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी 3 पार्ट्स हमारे नवीन विधियों के बने हैं। 2 पार्ट, एक ही पार्ट ऐसा था जो हमारा प्राचीन विधियों के बारे में बना। हमने कुल टोटल 4 पार्ट में आपको विधियाँ समझाई। आई थिंक 30 से ऊपर मैंने आपको सारी विधियाँ बताई है। सारी जो टीचिंग की मेथड है वो मेथड मैंने आपको 30 के ऊपर हमारी मेथड्स हुई होगी। और अगर कोई मेथड रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं उसे समझा दूंगी। मेरे ख्याल से तो सभी की सभी मेथड्स आ गई है। अगर कोई बाकी रह जाती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।